हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स की इस वीडियो में मैं बताऊंगा गॉस प्रमेय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से क्या करते हैं, कूलाम के नियम से किसी भी आवेश के द्वारा उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसी भी आवेश के द्वारा उसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी गणना करते हैं। लेकिन वो जो नियम है, जो कूलाम का नियम है, उसकी कुछ सीमा है। यानी कि वो किसी एक बिंदु आवेश के लिए है। यानी अगर कहीं एक बिंदु आवेश है, उसके कारण जो चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी गणना करने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आवेश की संख्या ज़्यादा हो, यानी कि अगर कोई ऐसा पृष्ठ दे दिया गया हो वहाँ पे आवेश जो है सतत रूप से वितरित हो, तो वहाँ पे हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ गॉस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। लेकिन गॉस प्रमेय जानने से पहले हम थोड़ा कुछ चीज़ों को जानेंगे। घन कोण, घन कोण क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम जान ले कि कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं। तो कोण की परिभाषा आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पहले भी पढ़ी ही होगी कि जैसे अगर कोई हम वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है, ये है आपका वृत्त। इस वृत्त का कोई हिस्सा ले लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने एक हिस्सा यहाँ से ले लिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक का। मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है। अब इस हिस्से को केंद्र से मिला देते हैं। ये जो हिस्सा है आपका, दोनों हिस्से को केंद्र से मिला देते हैं। ये आपका AB है। तो मान लीजिए कि ये दूरी R है, या इसको त्रिज्या भी कह सकते हैं। तो इन दोनों हिस्सों के द्वारा केंद्र पे जब हम मिलाते हैं तो जो झुकाव होता है, यानी दोनों रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं। यानी इसको बोला जाता है कोण, ठीक है। यानी किसी वृत्त के किसी हिस्से के द्वारा केंद्र पे जो झुकाव अंतरित किया जाता है वो कोण कहलाता है। जैसे इस हिस्से को मिला है केंद्र से, तो यहाँ से जो कोण आपका जो यहाँ पे झुकाव बन रहा है उसको कोण कहते हैं। और कोण की माप के लिए हम लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब इस हिस्से को हम बोलते हैं चाप। ये जो है आपका वृत्त का जो है चाप कहलाता है। इस हिस्से को बोला जाता है चाप। तो अगर मान ले कि इसकी लंबाई AB है, तो AB इसको ऐसे लिखते हैं AB बटे R। लेकिन चाप को प्रदर्शित करने के लिए ऊपर से एक ऐसे रेखा बना देते हैं, यानी कि आपका, और जो कोण होता है उसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोण थीटा बराबर होता है AB बटे R, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। अब ये तो वृत्त के किसी एक हिस्से के द्वारा है। यानी जो वृत्त है उसके एक हिस्से के द्वारा जो आपका कोण बनता है वो क्या होता है, AB बटे R। उसकी माप होती है AB बटे, यानी कि जो चाप है चाप बटे R। लेकिन यदि हम पूरे हिस्से की बात कर दें, यानी जो वृत्त है पूरे हिस्से की बात कर दें, तो पूरे हिस्से की लंबाई क्या हो जाएगी, जो पूरा हिस्सा है। अब देखिए इस हिस्से की लंबाई हमने क्या लिया, AB लिया है तो AB लिखे हैं। लेकिन अगर पूरे हिस्से की बात की जाए तो पूरे हिस्से की लंबाई क्या होती है, तो वृत्त के पूरे हिस्से की लंबाई होती है 2πr, 2πr बटे R। R से R कट जाएगा, हो जाएगा 2π। यानी कि किसी भी वृत्त के पूरे हिस्से के द्वारा उसके केंद्र पे 2π कोण अंतरित किया जाता है। और कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। कोण का जो मात्रक होता है रेडियन। 2π रेडियन का जो है कोण इस पे आंतरित होगा, और इसका जो प्रतीक है थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं घन कोण की तरफ। अब ये रहा आपका कोण। अब घन कोण क्या होता है, अब देखिए यहां पे हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक है। अगर एक गोला ले लेते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं हम
गोले पे। ठीक है, जो आपका कोण होता है वो वृत्त पे बनता है, लेकिन जो घन कोण बनता है वो हमेशा गोले पे बनता है। तो अगर हम एक यहाँ पे एक गोला ले लेते हैं, अब पहले जान लीजिए कि गोला और वृत्त क्या होता है। कि अगर कोई तार ले लिए आप, जैसे कोई तार ले लिए और उसको ऐसे घुमा करके बना दिया गया, ठीक है, तो ऐसे जो आकृति बनेगी, यानी कि तार को ऐसे मोड़ करके ऐसे बना दीजिए, तो जो आकृति बनती है उसको वृत्त बोला जाता है। लेकिन गोला जो होता है, यानी कि गोले को हम तार को ऐसे घुमा करके नहीं बना सकते हैं। गोले का मतलब होगा कि जो आपके घरों में गेंदें होती हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, यानी जितनी भी गेंदें हैं वो आपके गोले हैं। ठीक है, गेंदें हो गई, कंचे हो गए, ये जो है आपकी एक तरह से गोले हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक गोला ले लिया, ये आपका एक गोला है। ठीक है, इसका केंद्र है O, और यहां पे हमने कोई पृष्ठ ले लिया। पृष्ठ का मतलब हो गया कि जैसे आप फुटबॉल की गेंद लेते हैं तो उस पर कई खाने बने होते हैं, खाने की तरह बने होते हैं, जिसमें कई रंग होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, इस तरह के कई वहाँ पे रंग रहते हैं ना। तो वो जो प्रत्येक खाना होता है उसी को हम एक पृष्ठ मान लेते हैं। तो उसी तरह से हम गोले पे अगर एक पृष्ठ ले लेते हैं और उसको यहाँ से मिला देते हैं, ये जो आपका पृष्ठ है यहाँ पे हमने थोड़ा टेढ़ा लिया है, इसको आप सीधा भी ले सकते हैं, ये लीजिए, इसको सीधा भी ले सकते हैं, और यहाँ से हमने इसको जो है मिला दिया। ठीक है, तो अब देखिए इस पृष्ठ के द्वारा ये जो हम चेक कर रहे हैं, ये चेकदार में बन रहा है ना, ये जो चेकदार पृष्ठ हो रहा है, इस पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पे जो कोण आंतरित होता है उसी को बोला जाता है घन कोण। यानी ये जो कोण है इसको बोलेंगे घन कोण। ठीक है ना, यानी कि घन कोण का मतलब हो गया कि किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पे आंतरित कोण जो होता है घन कोण कहलाता है। यानी ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे हम ये गोला है, गोले का हमने एक पृष्ठ ले लिया यहाँ पे। अब उस पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र है, केंद्र पे अगर शंकु के नोक जैसी या जोकर के टोपी जैसी जो आकृति बनती है उसी को घन कोण कहा जाता है। किसी गोली पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पे शंकु के नोक जैसी आकृति या जोकर की जो टोपी होती है उसके नोक जैसी आकृति जो बनती है उसे बोला जाता है घन कोण। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया घन कोण। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, इसी तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे कि घन कोण बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका घन कोण बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक S क्षेत्रफल वाला पृष्ठ लिया है, यानी ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल S है। चूंकि ये पृष्ठ बहुत छोटा है तो इसको आप ds भी लिख सकते हैं, ds भी लिख सकते हैं, डेल्टा S भी लिख सकते हैं। ds या डेल्टा S का उपयोग, मतलब d का उपयोग इसलिए करते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ही जब न्यूनतम होगी यानी बहुत सूक्ष्मतम होगी तब उसके लिए यहाँ पे d या डेल्टा का यूज किया जाता है। मान लेते हैं कि ये जो है बहुत सूक्ष्मतम पृष्ठ हमने लिया है और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ds है और इसकी त्रिज्या r है, तो आपका घन कोण हो जाएगा, घन कोण बराबर हो जाएगा ds बटे r स्क्वायर। ठीक है, और घन कोण को जैसे हम यहाँ पे कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं उसी तरह से घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा ds बटे r स्क्वायर। ओमेगा बराबर हो गया ds बटे r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो था आपका इस पृष्ठ के लिए था, यहाँ पे जो बात की गई है ये आपके इस पृष्ठ के लिए बात की गई है।
लेकिन यदि हम बात करें पूरे पृष्ठ की, यहाँ पे हमने इस छोटे से पृष्ठ की बात की थी, लेकिन यदि हम बात करें पूरे पृष्ठ की, यानी कि पूरे पृष्ठ के द्वारा जो आपका घन कोण है उसके केंद्र पे कितना कोण आंतरित होगा, सॉरी, जो आपका गोला है उसके केंद्र पे कितना कोण आंतरित होगा, यानी इस पूरे पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र है उसके, जो गोला है उसके केंद्र पे कितना कोण आंतरित होगा। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, अब जैसा कि यहाँ पे देखें आप लोगों ने कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हमने लिया, ds लिया है। तो इसी तरह से अगर हम पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल लें तो पूरे गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर और बटा में r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये जो होता है आपका घन कोण का जो है मात्रक है, यानी घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। आपने 11वीं में पढ़ी होगी कि जो आपके 7 मूल मात्रक थे उसके अलावा भी आपको 2 मूल मात्रकों के बारे में बताया गया था, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, ठीक है। यानी कि जो आपका गोला है, गोले के पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पे जो कोण आंतरित होता है वो होता है 4 पाई का जो है कोण आंतरित होता है। अब यहाँ पे जैसे कि जो ds है ये है आपका बहुत ही सूक्ष्म इकाई, यानी कि जो d का यूज यहाँ पे इसीलिए किया गया है कि ये जो है आपका बहुत ही छोटी चीज़ है, यानी कि जो हमने पृष्ठ लिया है बहुत ही छोटा है, तो इसके द्वारा जो हम कोण आंतरित करेंगे इस पे वो भी आपका बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं d ओमेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका d ओमेगा। तो d ओमेगा बराबर हो सकता है आपका 4 पाई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इस पृष्ठ को हम बाहर निकालते हैं, ये जो पृष्ठ है इसको हम बाहर ले लेते हैं अगर, ठीक है। तो जो कोई भी पृष्ठ होता है, किसी पृष्ठ पे अगर हम एक लंबवत रेखा खींच देते हैं तो वो जो लंबवत रेखा होती है उसके विस्थापन सदिश को प्रदर्शित करती है। जैसे इस पृष्ठ पे हमने एक लंबवत रेखा खींच दी तो ये जो हो गया वेक्टर r जो है इसका विस्थापन सदिश है। अब देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा उसको हम सदिश लेंगे। अभी पहले हमने पढ़ा था कि लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप ये सब जो होते हैं आपके अदिश राशियां हैं, लेकिन स्थिर वैद्युतिकी में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और उसके आगे के जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम जो क्षेत्रफल होगा उसको सदिश मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम ये आपका किसी गोले का एक भाग है, अगर उसके अंदर एक और हमने छोटा भाग ले लिया, अब हमारे कहने का मतलब है कि जो गोला होता है उसके छोटे छोटे कई भाग हो सकते हैं, कई पार्ट हो सकते हैं छोटे छोटे। जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक किया था, उसके अंदर एक हमने ले लिया। अब अगर इसकी हमको स्थिति बतानी हो, यानी कि नियत स्थिति उसकी क्या है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए हमको उसको सदिश में लेना होगा। जब तक हम उसको सदिश में नहीं लेंगे तब तक जो है इसकी स्थिति हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको जो क्षेत्रफल होगा उसको सदिश मान करके चलना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो आपका क्षेत्रफल है वो एक सदिश है तो उसकी दिशा क्या होगी। तो किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा कि पूरे पृष्ठ, ये जो पूरा पृष्ठ है उसकी पूरी जो जगह है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो जैसे अगर ये हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने इस मार्कर को ऐसे रख दिया, अगर ये मार्कर इस पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है चारों तरफ से, ठीक है, तो ये जो होगी उसकी दिशा हो जाएगी, यानी कि क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी। तो किसी पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी किसी भी पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे हमने यहाँ पे बताया, जैसे अगर हम ये पृष्ठ ले लेते हैं और यहाँ पे अगर ये मार्कर रखते हैं तो ये जो दिशा होगी इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी,
तो इस पृष्ठ की जो दिशा होगी ये होगी आपकी, ये होगी डेल्टा एस। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा आर और डी एस ले लीजिए, यहाँ पे डी एस, यहाँ पे जो है वेक्टर आर और वेक्टर डी एस, ठीक है, वेक्टर आर और वेक्टर डी एस जो है दोनों एक ही दिशा में हैं। तो अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो यहाँ पे ये आपका फार्मूला यूज होता है, यानी कि घन कोण के लिए अगर जो आपका विस्थापन सदिश है और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है वो अगर एक ही दिशा में है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, डी ओमेगा बराबर डी एस बटे आर स्क्वायर। लेकिन अब यदि हम यहाँ पे एक अलग से पृष्ठ यहाँ पे बना लेते हैं, ये रहा आपका पृष्ठ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे जो आपका विस्थापन है उसकी तो दिशा यहाँ पे है, लेकिन इस पृष्ठ की दिशा कहाँ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा इधर होगी, ये होगा दिशा, ठीक है ना। ये जो आपका विस्थापन वेक्टर है उसकी दिशा तो यहाँ पे है, लेकिन जो पृष्ठ है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा इधर है। तो दोनों के बीच में अब जो है आपका थीटा कोण बन गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब आपका डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, यानी कि जब आपके विस्थापन सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच में थीटा कोण बनने लगेगा तो आपका घन कोण डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि ये आपका कॉस थीटा कहाँ से आ गया। अब जो सदिश राशियां होती हैं उनका हम वियोजन करते हैं तो उनके दो घटक होते हैं, एक होता है आपका क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो इस घटक को हम बोलेंगे डी एस कॉस थीटा, और अगर यहाँ से एक लंबवत खींच के इधर से मिला दें तो इसको बोलेंगे डी एस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमको मतलब कौन सा घटक लेना है हमको, तो हमको कौन सा घटक लेना है, वो वाला घटक लेना है जो आपके विस्थापन सदिश पे हो। तो ये वाला घटक जो है डी एस कॉस थीटा जो है इस विस्थापन सदिश पे पड़ रहा है, तो इसलिए इस घटक से हमको मतलब है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, यानी कि डी ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी पृष्ठ, कोई जो पृष्ठ होता है तो पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या आ रहा है कि किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के जो है पृष्ठ और उसके लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है, ये देखिए यहाँ से लंबवत, जैसे अगर ये आप व्हाइट बोर्ड ले रहे हैं उसके पीछे से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, तो यदि वो ऐसे निकल रही हैं सीधे, ठीक है, एकदम सीधा सीधा निकल रही हैं, तो उनको बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ के लंबवत जो आपका वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उसे बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। अब इसके अनुसार दो चीजें आती हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एक दो क्षेत्रफल ले लिए हैं, ठीक है, दो पृष्ठ ले लिए, समझिए यहाँ पे दो पृष्ठ ले लिए गए हैं, एक थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है, और यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनको क्रॉस कराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला पृष्ठ है, जो बड़ा वाला, इसमें देखिए कितनी बल रेखाएं हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ बड़े वाले पृष्ठ से जो है 5 बल रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। छोटे वाले में देखिए सिर्फ 2 बल रेखाएं हैं, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो कम होगा।
तो जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अधिक हो रहा है वहाँ पे रेखाएं जो हैं ज़्यादा हैं, यानी कि फ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। और जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कम हो रहा है तो वहाँ पे जो रेखाएं हैं वो कम है, यानी कि फ्लक्स जो है वो कम होगा। अब ये जो है रेखाएं ज़्यादा कैसे हैं? क्योंकि इसका जो क्षेत्र है इससे बड़ा है, इसका जो क्षेत्र है इससे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रेखाएं गुजर जा रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, वो जो होता है आपके क्षेत्रफल, यानी कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि फाई अनुक्रमानुपाती होता है एस। अगर कोई बड़ा क्षेत्रफल है तो वहाँ से ज़्यादा रेखाएं गुजर जाएंगी, यानी कि वहाँ पे जो है आपका फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। और अगर छोटा क्षेत्रफल है तो वहाँ से कम ही रेखाएं गुजर पाएंगी, इसलिए वहाँ पे फ्लक्स का मान जो होगा वो कम होगा। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इसी के बराबर हमने एक अलग क्षेत्र तैयार कर दिया। देखिए इसी के बराबर है सेम, और यहाँ पे हमने ये आपकी बल रेखाएं जो हैं, अब यहाँ पे देखिए जो विद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि विद्युत की जो तीव्रता होगी इसमें किसमें प्रबल होगी? तो इस वाले में प्रबल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रेखाएं ज़्यादा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रबल होगा। तो इसका मतलब होगा कि फ्लक्स का मान जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा क्यों होगा? ज़्यादा क्यों होगा? देखिए दोनों क्षेत्रफल तो बराबर ही है, तो दोनों में बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा है, यानी कि तीव्रता जो है वो ज़्यादा है, इसलिए फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। और यहाँ पे बल रेखाएं कम है, इसलिए तीव्रता कम है और फ्लक्स का मान भी कम होगा। यानी कि जो आपका फ्लक्स होता है वो जो होता है तीव्रता के यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि जिस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है वहाँ फ्लक्स ज़्यादा होता है, और जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है वहाँ फ्लक्स कम होता है। अब यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो फाई बराबर हो जाएगा E इंटू एस। यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती का नियतांक है उसको के मानेंगे और 1 मान लेंगे उसको, तो आपका फाई बराबर हो जाएगा E इंटू एस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको तो लंबवत लिया था, लेकिन अब यदि हम एक कंडीशन ले लें यहाँ पे, और यहाँ से देखिए यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं ऐसे आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे? अब देखिए ये तो हो गए आपके वैद्युत फ्लक्स की दिशा, ये जो है आपके ये जो है आपके वैद्युत बल रेखाओं की दिशा हो गई, यानी कि तीव्रता की दिशा हो गई। पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे देखिए जो आपका फाई होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स होता है E गुणे S होता है। E का मतलब हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, S का मतलब हो गया पृष्ठ की जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, यानी कि फ्लक्स बराबर होता है किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई पृष्ठ जो है उसके क्षेत्रफल से जितनी उसके क्षेत्रफल में जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि जितनी रेखाएं गुजर रही हैं उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे तो लंबवत की बात हुई थी, जब लंबवत होगा तो ये आपका यूज हो जाएगा, लेकिन यदि रेखाएं इस तरह से गुजर रही हो तो यहाँ पे हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल था और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी दोनों की दिशा सेम है, क्षेत्रफल और तीव्रता दोनों की दिशा जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों की दिशा क्या है? अलग है। तो ये आपका हो गया जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और ये जो हो गया आपका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, ये वेक्टर एस हो गया। ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? वही फार्मूला यूज करेंगे, फाई बराबर हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। पीछे मैंने बताया है कि एस का वही घटक लेंगे, अब यहाँ पे एस का वही घटक लिया जाएगा जो इस पे आ जाता, आपका ई पे आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एस कॉस थीटा, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा ई एस कॉस
थीटा। ठीक है, अब फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फाई का मात्रक। तो फाई का जो मात्रक हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ई का मात्रक क्या होता है, ई बराबर होता है आपका एफ बटे क्यू। एफ का मतलब हो गया बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू का मतलब होता है कूलाम, यानी कि क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो फाई का मात्रक हो जाएगा ये आपका न्यूटन बटे कूलाम। लेकिन यहाँ साथ में क्या है आपका क्षेत्रफल भी है, तो इसको मान लेते हैं ये आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, यानी कि फाई का यानी विद्युत फ्लक्स का जो प्रेजेंट टाइम में मात्रक है वो है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टरों में विद्युत फ्लक्स के अन्य मात्रकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका गॉस का प्रमेय क्या है। ठीक है, गॉस प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। तो गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला लंबवत फ्लक्स पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे जो लंबवत फ्लक्स गुजरता है उसका जो मान होता है वो संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पृष्ठ है, ये हमने एक पृष्ठ ले लिया और यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण जो लंबवत फ्लक्स निकलेंगे, ऐसे ये जो लंबवत आपका फ्लक्स होगा इसका जो मान होगा, यानी कि फ्लक्स बराबर आपका होगा, फाई बराबर होगा प्लस क्यू गुणे 1/ε0। ठीक है, यानी कि जो आपका कुल आवेश है क्यू, यानी इस पूरे पृष्ठ का मान लेते हैं कुल आवेश क्यू है, ये आपका लंबवत फ्लक्स निकल रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/ε यानी कि क्यू गुणे 1/ε0, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा q/ε0। ये है आपका गॉस का प्रमेय, फाई बराबर q/ε0। इसको हमने एक निश्चित आकृति के लिए बताया है, लेकिन ये एक निश्चित आकृति के लिए ही न होकर के अनियमित आकृति, यानी कि अगर कोई आकृति ऐसे अगर हो गई, ठीक है, अनियमित आकृतियों के लिए भी यही फार्मूला यूज होगा। और यहाँ पे हमने एक आवेश ले लिया तो यहाँ भी हम इसी फार्मूले का ही यूज करेंगे। फाई बराबर आपका होगा q/ε0। ठीक है, तो ये आपका है गॉस का प्रमेय। अब यहाँ पे जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि जो कूलाम होता है, यानी कि जो कूलाम का नियम था वो ऐसे आवेशों के लिए था जो बिंदु आकार के, यानी कि सिर्फ एक आवेश के कारण जो तीव्रता है चारों तरफ, ठीक है, उसको निकालते थे। लेकिन यदि किसी पृष्ठ की बात की जाए, जैसे कोई तार ले लेते हैं तो तार पे जो है आवेश ऐसे काफ़ी आवेश जो है बिखरे रहेंगे। उसी तरह से अगर कोई क्षेत्रफल वाला ले लिया जाए तो यहाँ पे भी आवेश जो है बिखरे रहेंगे। तो उसके कारण यदि किसी बिंदु पे हम अगर तीव्रता निकालें तो अगर कूलाम के नियम का उपयोग करेंगे तो हमको अध्यारोपण का सिद्धांत का यूज करना होगा, यानी कि बारी बारी से एक एक आवेश का निकाल करके फिर उनको ऐड करना होगा, जिससे ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो उसके लिए हम सीधे गॉस के प्रमेय का यूज करते हैं। अब इस गॉस के प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे, यानी ये तो पा गए हम कि फाई बराबर आपका होता है q/ε0। ε0 पहले भी पढ़े होंगे आप। ε0 होता है आपका निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता। ठीक है, इसको ε0 कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो है आपका जो गॉस का प्रमेय है उसको प्रूफ करेंगे। तो अब हम गॉस के प्रमेय को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मानते हैं यहाँ पे हमने एक कोई पृष्ठ यहाँ ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्लस क्यू आवेश है।
और इस पे हम यहाँ पे कोई बिंदु P ले रहे हैं। अब इस प्लस Q आवेश के कारण P पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कूलाम के नियम से आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम एक कल्पना करते हैं कि ये जो आपका P है वो किसी पृष्ठ के अंदर है। ये मान लीजिए पृष्ठ है, इसका कोई अति सूक्ष्म पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है आपका ds। ठीक है। उसके अंदर जो है ये आपका P है। तो इस पे आप वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E। ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, यानी ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल वेक्टर ds। इनके बीच में आपका हो गया ये थीटा कोण। अब देखिए इस पृष्ठ पे, यानी ये जो आपका हमने जो सूक्ष्म पृष्ठ लिया है, जो ds लिया है, उस पे प्लस Q आवेश के कारण कितने फ्लक्स जाएंगे, यानी कि फ्लक्स का मान क्या होगा। तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण ds सूक्ष्म पृष्ठ पर फ्लक्स का मान। अब देखिए यहाँ पे आपका जो हमने जो पृष्ठ लिया है वो आपका जो है बहुत ही सूक्ष्म है, यानी कि जो हम पृष्ठ लिए हैं वो सूक्ष्म है, इसीलिए जो फ्लक्स है, ठीक है, हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी बहुत ही सूक्ष्म होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा फ्लक्स है डी फाई। कोई भी चीज़ जब सूक्ष्म होती है तो वहाँ पे डेल्टा या डी का यूज किया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये जो सूक्ष्म है तो यहाँ पे हम डी फाई यूज कर दे रहे हैं। तो डी फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस। ये होगा ना, ई गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, तीव्रता गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका फ्लक्स। तो अब देखिए समीकरण 1 से ई का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 से तो डी फाई बराबर हो जाएगा आपका, ई का मान क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू डेल्टा एस। यहाँ पे डी फाई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। कॉस थीटा के चूंकि यहाँ पे इनके बीच में ये कोण बन रहा, तो हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। अब देखिए ये तो आपका रहा एक पृष्ठ की बात हुई है, यानी कि यहाँ पे ये जो सूक्ष्म पृष्ठ आपका ds है, ds क्षेत्रफल का जो सूक्ष्म पृष्ठ है उस पे प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं उसका मान हो जाएगा इतना। लेकिन यदि हम इसी तरह के बहुत ज़्यादा पृष्ठों की यहाँ पे कल्पना कर लें, यानी कि ये जो है इसी तरह से छोटे छोटे बहुत ज़्यादा पृष्ठ हैं और हमको संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो आपका प्लस Q आवेश है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ जो प्लस Q आवेश है उसके कारण जो है संपूर्ण पृष्ठ से कितने फ्लक्स गुजरते हैं उसको बताना। यानी कि अगर यहाँ पे हम छोटे छोटे पृष्ठों की, बहुत ज़्यादा पृष्ठों की कल्पना कर लें और हमको बताना हो कि प्लस Q आवेश के कारण जो हमारा प्रत्येक, यानी कि संपूर्ण से कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हर पृष्ठ के लिए हमको इसी तरह से मान जो है निकाल लेना होगा। यानी कि जैसे इस पृष्ठ का निकाले इसी तरह से इस पृष्ठ का सबको निकाल करके जोड़ देंगे। लेकिन इतना करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का जो है समाकलन कर देते हैं। ठीक है। अब तो ये एक पृष्ठ के लिए था, अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ पर एक प्लस Q आवेश के कारण
संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश, गुजरने वाले फ्लक्स, ठीक है। यानी अब संपूर्ण पृष्ठ की बात यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों का जो है यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करें, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के, चूंकि सबको जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² डेल्टा S cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो चूंकि वो संपूर्ण पृष्ठ, अब ये आपका एक छोटे पृष्ठ के लिए था, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब सबको जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा फाई हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये क्यूब और 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये जो है आपके अचर पद हैं, तो इनको बाहर निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और समाकलन हो जाएगा आपका डेल्टा S cos θ/r², ठीक है। अब पीछे मैंने आपको बताया है चूंकि d ओमेगा बराबर होता है डेल्टा S cos θ/r², तो यहाँ पे हम रख देंगे d ओमेगा, यानी कि फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा d ओमेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका d ओमेगा। d ओमेगा क्या है, d ओमेगा मैंने आपको बताया था कि d ओमेगा का मतलब हो गया कि किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, यानी कि किसी गोले के किसी सूक्ष्मतम पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण, किसी गोले के सूक्ष्मतम पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण जो होगा वो आपका, जैसे ये गोला हो गया, अगर इसको गोला मान लेते हैं, इस गोले के ये छोटा पृष्ठ हो गया, तो इसके द्वारा जो केंद्र पे आंतरित कोण होगा वो होगा आपका d ओमेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि समाकलन का चिन्ह लग गया, तो समाकलन का मतलब हो गया कि संपूर्ण पृष्ठ का बात आ गई, यानी कि सबको जोड़ दिए संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने क्या बताया था कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण आंतरित होता है वो क्या होता है 4 पाई, यानी कि ये आपका हो जाएगा समाकलन आपका d ओमेगा हो जाएगा 4 पाई। ये मैंने पीछे बताया है कि जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो 4 पाई, तो इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। अगर d ओमेगा रहता तो सिर्फ एक पृष्ठ, लेकिन जब समाकलन का निशान आ गया तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे 4 पाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे में यहाँ पे रख देंगे 4 पाई, यानी इसके जगह पे हमने क्या रख दिया 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई बराबर हो गया Q/एप्सिलॉन 0। ये जो हुआ आपका गॉस का जो है थियरम है, गॉस का प्रमेय है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी मैंने आपको बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, यानी कि जहाँ से भी जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपकी जो भी दिक्कत है उसको दूर कर सकूं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।